हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 को अगला एग्ज़ाम होगा। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा पैटर्न जिस पैटर्न में जो है क्वेश्चंस आते थे उसी पैटर्न में आएंगे। 150 क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो है कोई पैटर्न नहीं बदला जाएगा, इसलिए उस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें। अपनी तैयारी करते रहें, अपने क्वेश्चंस लगाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पेपर लगाइए। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले जो है इस क्लास में जो है सीडीपी के पूरा कंप्लीट किया जाएगा। टोटल जो है कुछ वीडियोस रहेंगे जिसके माध्यम से पूरा का पूरा जो है सीडीपी आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ केवल टू द पॉइंट यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस चीज़ें मिलेंगी और वही बातें लिखी होंगी यहाँ पे जो पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको लिखी हुई हैं, जितनी बातें मैं बताऊंगा, उसके अलावा एक भी पॉइंट्स आपको ऑप्शन में भी नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन से रिलेटेड ही हैं, जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस में रखे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कोलबर्ग है। कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। पहला तो यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन देगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं आपको वीडियोज़ नहीं दे पा रहा था। अब डेली कोशिश यही रहेगी कि अब डेली आपको सीडीपी से रिलेटेड थ्योरी आपकी कंप्लीट करा दी जाए। 1 महीने के अंदर आपकी थ्योरी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मतलब सीटेट से रिलेटेड पेपर्स अपलोड किए हैं, वो आप जा करके सॉल्व कर लीजिए और मैं आपको अब जो है डेली आपको पेपर्स में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। पहला क्वेश्चंस तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल आप रट लीजिए। चलिए हम बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो कैसे पास होंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। मैं मतलब ये खास वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसको जो भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, उन पॉइंट्स को नोट्स बना करके अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो नैतिक विकास, पहली बात तो होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो नैतिक विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच में अंतर करते हैं और दोनों के बीच में तर्क करने में संलग्न होते हैं। मतलब नैतिक विकास है क्या? मोरल डेवलपमेंट है, होता क्या है? तो डेवलपमेंट तो एक प्रक्रिया होती है। जो डेवलपमेंट होता है व्यक्ति का, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो ताउम्र चलता रहता है, उसके जन्म से लेके कब्र तक चलता रहता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है वो उम्र भर चलता रहता है। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसके नैतिक विकास चलता रहता है। हो सकता है कि आज व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो, गुस्सैल टाइप का हो, है ना, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ उसको जीवन में ऐसे कुछ बदलाव देखने को मिले और उसको बहुत ज़्यादा वो मोरली जो है डेवलप्ड हो जाए, या फिर वो किसी के विचार को जो है फॉलो करने लगे, जैसे बुद्ध के विचारों को फॉलो करने लगे, या कृष्ण के सार को समझने लगे, या फिर गांधी जी के विचारों को जो है फॉलो करने, इस तरीके के नैतिक विकास। तो नैतिक विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है सही और गलत में पहचान करता है। सही और गलत क्या होता है, इसकी भी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को देखिए, आप देखते हैं कि समाज में जो है सही और गलत वाले टाइप के लोग रहते हैं। कुछ चोरी करते हैं, कुछ जो है चोरी से दूर रहते हैं, कुछ हत्या करते हैं, हत्याओं से दूर रहते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज से दूर रहते हैं, कुछ मारपीट करते हैं, मारपीट से दूर। अगर आप जो मारपीट करता है गुस्सैल टाइप का होगा, उससे आप पूछेंगे तो उसको यही नहीं समझ में आएगा कि ये सही है और गलत है। वो तो कहेगा ये सही है, इसको मारना चाहिए था, इसको मार ही डालो, इसको जान से मार दो, इसका घर लूट लो, इस तरीके की बातें करते हैं। तो इसी को कहते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा लोग जो है होते हैं उनमें सही और गलत की पहचान को होना बहुत ज़रूरी है। उनके बीच में तर्क करना भी आना चाहिए कि मैंने जो है इस पे सही क्यों किया, मुझे ये क्यों सही लगा, मुझे ये क्यों गलत लगा, इस पर तर्क करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को हम नैतिक विकास की एक प्रक्रिया के तौर पे हम देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो इस बात पर केंद्रित है कि बच्चा जो है नैतिकता और नैतिक तर्क जो है कैसे विकसित करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आ गई हो कि एक बच्चा जो है नैतिकता से नैतिकता तर्क की ओर ले जाने को ही जो है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ये इस बात पर जो है पॉइंट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक, इनका पूरा नाम जो है लॉरेंस कोलबर्ग है, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के तहत कहा गया है कि शिशु अवस्था से वयस्कता तक व्यक्ति जो है नैतिक तर्क के 6 अलग अलग जो है चरणों से गुजरता है। तो मैंने आपको बताया कि जो है जो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और जो नैतिक विकास का सिद्धांत होता है वो एक तरीके से उसके जन्म से शिशु अवस्था से उसके वयस्क तक जो है वो नैतिक विकास चलता रहता है। तो इन्होंने जो अवस्थाओं को जो डिफाइन किया उसको एक 6 अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। देखिए 6 यहाँ पे स्टेजेस बताए हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 स्टेजेस उन्होंने डिफाइन किया। 6 स्टेजेस में इन्होंने पूरा अपना नैतिक विकास का सिद्धांत जो है इन्होंने डिफाइन किया है। ध्यान रखिएगा 6 स्टेजेस हैं, अगर 6 स्टेजेस नहीं होंगी तो यहाँ पे 3 लेवल दिया गया है। ध्यान रखिएगा 3 लेवल हैं, मतलब 3 लेवल कोई कह लीजिए 3 स्तर हैं, ठीक है। 3 स्तरों में इसको जो है डिफाइन किया और हर एक स्तर में उसके 2 जो है स्टेजेस हैं। याद ध्यान रखिएगा हर एक स्तर के उसके 2 चरण हैं। तो इस चीज़ को आप समझ जाएं, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जिसको भी समझ में ना आए ये बात को बिल्कुल रटना है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है उन्होंने 6 अलग अलग स्टेजेस दिए हैं, या फिर स्टेजेस ना कहकर उसको 3 लेवल कह लीजिए, और 3 लेवल जो हैं 3 लेवल, हर एक लेवल के अपने 2 जो है उनके स्टेजेस होते हैं। तो इसको ए और बी कर लीजिए, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है। तो देखिए स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, ये पिक्चर के माध्यम से इसको समझाया गया है। एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए, आगे हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए। पहला जो है एक लेवल दिया है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल दिया है जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है जिसे कहते हैं दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या प्रिंसिपल्ड जो है लेवल कहते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा इंग्लिश में नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि कई जगह कई नाम दिए जाते हैं। हिंदी का जो क्या होता है कि आमतौर पे इंग्लिश में ही पेपर बनाया जाता है, फिर उसको गूगल के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। अब गूगल क्या है, गूगल ट्रांसलेशन जो है कई तरीके से करता है, उसकी मीनिंग जो है, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, एक शब्द की कई मीनिंग हो सकती है ना हिंदी में। तो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कोई और शब्द और वो उसका ट्रांसलेशन किसी और शब्द में कर दे, ठीक है, गूगल मतलब। तो हो सकता है आपको जो है क्वेश्चन आता हुआ भी आप गलत कर दें, इसलिए इस क्वेश्चंस को, इस चीज़ को, कोलबर्ग का ये वाला क्वेश्चन आपको इंग्लिश में तैयार कर लेना है। ये तीनों स्टेजेस के नाम आपको रटने हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो पढ़ना ही है पर आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके मैंने आपको बताया था कि जो है 2 लेवल है, उसके बाद कन्वेंशनल लेवल उसके भी 2 लेवल हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उसके भी 2 लेवल है। तो इस प्रकार से जो है हो जाता है पूरे 6 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस चीज़ को आपको बस याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चरणों को देख लेते हैं एक एक जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के जो है 3 जो है लेवल में विभाजित किया जाता है, और नैतिक विकास के प्रत्येक चरण को 2 स्टेजेस में हम डिफाइन करते हैं। मतलब ये इसके 2 स्टेजेस, इसके 2 स्टेजेस और इसके 2 स्टेजेस, इस तरीके से इसके टोटल जो हो गए 6 स्टेजेस हो गए और 3 लेवल हो गए। ये देखिए 3 जो है ये जो है लेवल हो गए। अब आप देख लीजिए प्री कन्वेंशनल लेवल को कहते हैं पूर्व परंपरागत जो है नैतिकता, और कन्वेंशनल लेवल को कहते हैं पारंपरिक जो है नैतिकता, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को कहते हैं उत्तर परंपरागत जो है नैतिकता, या फिर देखिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को हम दूसरा नाम अगर हिंदी में कहें तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो है शब्द जो है अलग हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इंग्लिश में शब्द टू शब्द जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, तो बदलता नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल भी किसी भी रूप में गलत मत करिएगा। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन होता है ये। और ध्यान रखिएगा कोलबर्ग हो गया, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो है मिलेंगे। मतलब हर पियाजे से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वाइगोत्स्की से जो भी है 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और कोलबर्ग से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको करीब करीब 6 7 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ से इन 3 टॉपिक से मिल सकते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने तीनों टॉपिक्स ऑलरेडी करा दिए हैं। उसको आप ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस वीडियो में आप हमारे जाकर के देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक एक जो है लेवल को देखते हैं और एक एक लेवल को समझते हैं कि क्या है, कोलबर्ग ने इसके बारे में क्या बताया है। तो देखिए, पूर्व परंपरागत नैतिकता जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नैतिकता विकास का ये सबसे पहली बात तो ये प्रारंभिक अवधि है, प्रारंभिक चरण है कह सकते हैं, या प्रारंभिक लेवल कह सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा नैतिकता विकास का जो है प्रारंभिक अवधि किसे माना जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, नन ऑफ दीज। तो आपको तुरंत जो है आंसर इसका लगा देना है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि ये प्रारंभिक अवधि है। इसकी जो लगभग जो उम्र होती है वो 9 वर्ष की आयु तक जो है ये चलती है। तो याद रखिएगा 9 वर्ष तक बच्चा जो है इसी लेवल पे जो है कार्य करता है। इस स्टेज में बच्चे को जो है नैतिकता बाहर से मिलती है और बच्चा उसी का पालन करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है बच्चे को नैतिकता जो है वो बाहर से मिलती है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नैतिकता बच्चे को बाहर से मिलती है, ये किस स्टेज में मिलती है। तो आपको याद रखना है प्री कन्वेंशनल लेवल में ये नैतिकता जो है बच्चे को बाहर से मिलती है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्री कन्वेंशनल लेवल में जो है बच्चे को नैतिकता कहाँ से मिलती है, तो आपको बताना है बच्चे को नैतिकता बाहर से मिलती है। बाहर से मिलने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। बाहर से मिलने का मतलब है कि उसके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आसपास के लोग उसको जो भी नैतिकता की बातें सिखाएंगे, जो अच्छी बातें सिखाएंगे, मैनर्सफुल बातें सिखाएंगे, उसको सही और गलत सिखाएंगे, उसे चोरी करना गलत है ये बताएंगे उसको। तो ये सारी बातें वहीं से आपको, अगर इस स्टेज में अगर उसको गलत लोग मिल जाएं तो उसको नैतिकता वही चीज़ मिलेगी। अगर उसको ये बता दिया जाए कि चोरी करना अच्छी बात होती है, बुरे लोगों से लेकर के पैसे अपने पास रख लो, किसी के पास ज़्यादा है तो हमने चोरी कर लिया तो क्या बुरा है, तो अगर ऐसी बातें बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा वो ऑलरेडी उसी को अच्छा समझेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि इस स्टेज में 9 वर्ष की उम्र तक जो है बच्चे को जो नैतिकता होती है उसके माता पिता, उसके आसपास के लोग, वो जहाँ बैठता उठता, उसके जो है दोस्त होते हैं, उसके कलीग्स होते हैं, उनसे जो है वहाँ मिलती है और बच्चा उन्हीं चीज़ों को वो पालन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट सेम टू सेम, लाइन टू लाइन इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो है दूसरे के अधिकार और नैतिक संहिता को स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को जो है नैतिकता बाहर से मिलती है, मतलब उसके माता पिता द्वारा मिल सकती है, उसके जो है आसपास के लोगों के द्वारा मिल सकती है, जिनके साथ वो उठता बैठता है, उसके रिश्तेदारों के द्वारा, जो स्कूल में जो उसको सिखाया जाता है वहाँ से वो नैतिकता ग्रहण करता है। मतलब उसके दूसरों के अधिकार और नैतिक संहिता को स्वीकार करता है। उनके बनाए हुए जो भी उन्होंने नैतिकता बातें सिखाई है उनकी बातों को वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वीकार कर लेता है। अगर आप बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो उनको बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेगा कि हाँ, जो आपने बताया मम्मी पापा, आपने बताया कि दूसरों से इस तरीके से बात नहीं करते, दूसरों से आप करके बात करते हैं, दूसरों का बिना सामान जो है बिना पूछ करके नहीं छूना चाहिए, है ना, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, इस तरीके की कुछ मैनर्सफुल बातें आप सिखाते हैं बच्चों को, तो वो उनको अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेज में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, मतलब बच्चा स्वयं में सीखने के योग्य नहीं होता, उसको खुद से ये नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो नैतिकता की अनुपस्थिति होती है प्री कन्वेंशनल लेवल में। ये पहला स्टेज है, ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे इस स्टेज से पूछा जाता है कि नैतिकता की अनुपस्थिति किस स्टेज में होती है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में होती है, यह पहला स्टेज है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि नैतिकता उसको बच्चे को जो नैतिकता बाहर से मिलती है, तो ये बाहर से मिलने वाली जो है किस स्टेज में होती है, तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल। ये 2 क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शब्द टू शब्द जो है ये आपको बिल्कुल याद करना है। चलिए अब देखिए, यहाँ तो लेवल की बात हो रही है, अब यहाँ पे हम दोनों स्टेजेस के देख लेते हैं, क्योंकि हमने 6 स्टेजेस के बारे में बात करी है कि हर जो है लेवल में 2 स्टेजेस होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है प्री कन्वेंशनल लेवल में स्टेज ए है और स्टेज 2 में हमने डिफाइन किया उसको। तो स्टेज ए है दंड तथा आज्ञा पालन, इसे कहेंगे। आप इंग्लिश में याद करिएगा, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट इसको कहेंगे, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट इसको इंग्लिश में कहेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस चीज को देख लेते हैं। इस चरण में जो भी बच्चा करने की कोशिश करता है उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो है दंडों से बचना, दंड से बचना,
है ना, कि मतलब वो जो भी बच्चा वो जो भी हरकतें करता है उसका मूल उद्देश्य होता है कि मम्मी पापा की उसे डांट ना मिले। तो इसलिए वो बच्चा जो है क्या करता है कि स्वार्थी होता है, और वो होता क्या है, स्वार्थी होगा तो वो आपकी बात सुनेगा। वो उसको पता है कि मम्मी पापा मुझे इस स्टेज में डांटेंगे, मारेंगे, है ना, तो इसलिए उसका मूल उद्देश्य होता है दंड से बचना, ठीक है। या फिर स्कूल में जो है वो मैनर्सफुल तरीके से बैठा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ज़रा सा शोर मचाया तो मेरा टीचर मुझे मारेगा, टीचर मुझे डांटेगा। तो उसका उद्देश्य होता है कि चुपचाप बैठे रहो, कोई मुझे डांटेगा नहीं। तो ये उसका मूल उद्देश्य होता है। ये आपको क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बच्चे का जो मूल उद्देश्य होता है वो दंड से बचना होता है, वो किस जो है होता है। तो दंड एवं आज्ञा पालन यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसका मूल उद्देश्य, इसीलिए वो दंड से बचने के लिए वो आपके आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट समझ गए होंगे। यदि कोई कार्य जो है दंड की ओर ले जाता है तो वो कार्य बुरा होगा, और यदि कोई पुरस्कार कार्य जो है पुरस्कार की ओर ले जाएगा तो वो कार्य अच्छा होगा, क्योंकि उसने पहले भी मैंने बता दिया कि स्टेज में बच्चे का जो मूल उद्देश्य होता है कि उसको दंड नहीं प्राप्त करना है, वो डांट नहीं खानी है किसी से, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो स्कूल का हो, या चाहे कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, उसका मूल उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसको डांट मिले, क्योंकि उसको नैतिकता तो बाहर से मिली है, तो डांट कैसे मिलेगी। तो जो भी उसके माता पिता अच्छी बातें सिखाया है वो उन चीज़ों को वो फॉलो करेगा, और उन चीज़ों को वो फॉलो करेगा, और उसी प्रक्रिया में फॉलो करते हुए वो गलत कार्य नहीं करेगा। अगर माता पिता ने ये पहले स्टेज में बता रखा है बेटा चोरी करना गलत है, तो वो चोरी किसी भी तरीके से वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कार्य उसको दंड की ओर ले जाएगा, और वो उसको पता है कि ये बुरा है, इसलिए वो कार्य करेगा नहीं। पुरस्कार प्राप्त करने वाला, अच्छाई प्राप्त करने वाला, जिसमें उसकी तारीफ हो, ऐसा कार्य वो करेगा। तो आज्ञा पालन का जो भाव होता है वो किस पर आधारित होता है, वो दंड पर आधारित होता है। वो बच्चा इसीलिए वो दंड आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसे दंड नहीं प्राप्त करना है, या फिर डांट उसको नहीं खानी है माता पिता या किसी बाहरी व्यक्ति से या स्कूल के टीचर से। यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि माता पिता के प्रति वो जो आदर प्रेम दिखाता है उसका मूल उद्देश्य होता है दंड से बचने का प्रयास करना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, जो ऑप्शन में स्टेज में दिया गया है, जो ऑप्शन जो मतलब स्टेज की जो हेडलाइन है, बस आपको ये याद रखना है, दंड एवं आज्ञा पालन, इस चीज़ को याद रखना है। तो बस आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे का जो मूल उद्देश्य होता है वो दंड से बचना होता है, इसीलिए जो है बच्चा आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पे आप चीज़ का समझ गए होंगे। अब देखिए जो है स्टेज नंबर जो है बी देख लेते हैं, क्योंकि हर जो है उसके 2 स्टेजेस होते हैं। तो दूसरा जो स्टेज होता है उसको कहते हैं व्यक्तिवाद और विनिमय। इस चीज़ को जो है हिंदी टर्म को मैं फिर से कहूँगा, हिंदी टर्म को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश टर्म को आप समझने का प्रयास करिए। और इंग्लिश टर्म में इसको कहेंगे हम म्यूचुअल एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। म्यूचुअल एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन इस स्टेज में क्या होता है, इस चरण में बच्चा जो है अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है। देखिए वहाँ पे बच्चे ने क्या किया, वहाँ उस स्टेज में बच्चे ने जो है माता पिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रख रहा है। लेकिन यहाँ पे आते आते क्या है, बच्चा जो है स्वार्थी तो पहले भी था, अब और स्वार्थी हो गया। यहाँ पे अब अपने व्यक्तिगत जो है दृष्टिकोण में ध्यान रखता है, और इस स्टेज के बच्चे का जो है आमतौर पे स्वार्थी कहलाता है, बड़ा स्वार्थी होता है। उसकी जो है बच्चा अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है इस स्टेज में, ठीक है। बच्चे को एक्सचेंज में क्या मिला, जैसे किसी कार्य के बदले उसको टॉफी पाना होता है, तो ये स्टेज होता है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला है कि मान लो कि तुमने मुझे क्या दिया इसमें, तो इस चीज़ को वो डिफाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए होंगे कि दोनों पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है। एक लाइन में आप बिल्कुल नोट्स बना करके लिख लीजिए, और बस केवल सरसरी निगाह से आप देखेंगे, पेपर में आपको कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मुझे बाद में आप यहीं पे कमेंट करिएगा, और मैं फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता कि कोलबर्ग ना जो है 1958 में जो है इन्होंने जो है ये नैतिकता का सिद्धांत दिया था। ये यहाँ के थे, ये यहाँ के रहने वाले थे, फिर स्कूल में पढ़े थे, फिर इन्होंने मनोविज्ञान के लिए बड़ी ये जो है ये बात, ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सब बातें नहीं बताई, सिर्फ केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा लेवल क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल लेवल दूसरा लेवल है, जिसे कह रहे हैं पारंपरिक जो है नैतिकता, या परंपरागत नैतिक स्तर भी कहा जाता है। तो हिंदी में मैंने आपसे कहा कि पारंपरिक नैतिकता या परंपरागत नैतिकता भी इसको कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में याद करिएगा कन्वेंशनल लेवल। बहुत आसान है, प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब देखिए पारंपरिक नैतिकता क्या होती है, वहाँ पे आपने देखा कि प्री कन्वेंशनल लेवल तक जो है 9 साल तक की बात कही गई थी, ठीक है।
अब जो है कन्वेंशनल लेवल में 10 से 14 वर्ष तक की उम्र चलती है यहाँ पे इस अगर हम इस लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चा जो है ये पारंपरिक नियम, यहाँ पे पहले ही आपको पता चल गया कन्वेंशनल लेवल को पारंपरिक नैतिकता कहते हैं। तो इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो पारंपरिक नियमों पर चलता है। याद रखिएगा, पारंपरिक नियमों पे। पारंपरिक नियमों का क्या होता है, वो जो समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उन पर चलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो पारंपरिक नियम जो पुराने ज़माने के जो नियम होते हैं आज भी देखिए हम लोग उन्हीं नियमों पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता कई बार जो है कहते हैं कि बेटा इस दिन ये कार्य नहीं करते। अक्सर मेरी मम्मी कहती हैं कि जो है बेटा जो है बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाना है। तो ये जो पारंपरिक नियम बनाए गए हैं समाज के द्वारा उनको हम लोग अक्सर फॉलो कर लेते हैं, भले वो चाहे किसी काम के ना हो, लेकिन हम आंख बंद करके उनको फॉलो करते हैं। तो ये बात कही गई कि बच्चा जो है पारंपरिक नियमों पर चलता है। अब बच्चा सही और गलत में अंतर करने के लिए सामाजिक मानदंडों और बाहरी अपेक्षाओं पर केंद्रित होता है। उसको सही और गलत समझ में आता है, समाज के नियमों के साथ चलता है, वो दूसरों की मदद को भी करता है, ये चीज़ें भी समझता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि स्वार्थी से हट करके दूसरे लोगों और सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध जो है स्थापित करता है, उनके साथ चलने का प्रयास करता है। यहाँ पे देखिए सही और गलत में अंतर करने के लिए सामाजिक मानदंडों और बाहरी अपेक्षाओं पर केंद्रित रहता है। माता पिता, स्कूल, दोस्तों, आसपास के साथ संबंध बना करके वो चलने का प्रयास करता है। यहाँ पे ये चीज़ को समझाया गया है। और सही गलत में अंतर भी करने लगता है कि क्या सही और क्या गलत है ना, और सही और गलत के क्या मानदंड है। जैसे कि एग्जाम पर सांस्कृतिक जो है क्रियाकलापों की बात कर लें, अगर हम सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों, तो हम सबको पता है कि हमारे धर्म में क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो उन मानदंडों के आधार पर वो कार्य करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरे लोग या बड़े लोग जैसा जैसा जो है नैतिक व्यवहार करते हैं वैसा ही बच्चा उनको देखकर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये स्टेज जो है पारंपरिक नियमों पर चलता है। अब पारंपरिक नियम किसी एक व्यक्ति के लिए तो होंगे नहीं, सभी के लिए होंगे। तो जो सामाजिक नियम होंगे, समाज के द्वारा होंगे, उन्हीं पर वो बच्चा चलने का प्रयास करता है। तो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चा उन्हीं को देख करके जो है बड़े लोगों को जो है जैसा जैसे बच्चे जो है बड़े लोग, मतलब कहना का है कि जब बड़े लोग जैसा नैतिक व्यवहार करते हैं बच्चा उनको देख करके करने की कोशिश करता है। ये किस लेवल में कहा गया है, तो ये है कन्वेंशनल लेवल में बात कही गई है, या सामाजिक मानदंडों की जो है बात कही गई है। वो किस लेवल में बात कही है गए, तो सामाजिक मानदंडों की अगर बात करें, यहाँ पर सामाजिक मानदंडों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये उन पर केंद्रित रहता है, तो ये कन्वेंशनल लेवल में रहता है। ठीक है, सही गलत का भी चिंतन करता है। यहाँ पे सही और गलत की बात हो रही है, सिर्फ केवल इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम आपको सही और गलत की बात करें तो सही और गलत का चिंतन बच्चे को स्टेज में आ जाता है। ठीक है, चलिए, और उसका आधार होता है सामाजिक मानदंड। ठीक है, समाज के जो नियम हैं उन्हीं के आधार पर वो चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब सामाजिक मानदंड क्या होता है कि जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे का जो है ध्यान रखने की कोशिश करता है इस स्टेज में। जैसे चॉकलेट बांट करके खाना है तो दूसरों के साथ जो है वो बांट करके खाता है ना। वो दूसरों के साथ जैसा जैसा नैतिक व्यवहार करता है वैसा वैसा वो भी करने की कोशिश करता है। सही गलत का चिंतन करता है, अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। जैसे उसमें मैंने कहा कि चॉकलेट बांट करके वो खा रहा है, तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टेजेस की देख लेते हैं। अब इसके दो स्टेजेस हैं जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन, अच्छे व्यवहारिक संबंधों का विकास। यहाँ पे एक तो पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये दोनों जो है इंग्लिश में आप याद कर लीजिएगा। अच्छे व्यवहार और संबंधों का विकास यहाँ पे क्या है, तो देखिए इस चरण में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है। कई बार आपको जो है अच्छे व्यवहार और संबंधों का विकास, इंटरपर्सनल रिलेशन, एक दूसरे के साथ जो है उनका संबंध किस तरीके का होता है, एक दूसरे के साथ संबंध किस तरीके से वो रहते हैं, तो यहाँ देखिए अच्छा लड़का और अच्छे लड़की के रूप में संदर्भ किया गया है। मतलब बच्चे जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के बीच जो है वफादारी की बात करते हैं, अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, लॉयल रहते हैं, कुछ अच्छा करने की चाह होती है ताकि जो है दूसरे दोस्तों की नज़र में वो अच्छा हो जाए। तो इस तरीके का ये चरण होता है। यहाँ पे सिर्फ केवल आपको याद रखना है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यहाँ पे इस चीज़ को कहेंगे। इस स्टेज को हम कहते भी हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो ये स्टेज इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओरिएंटेशन। अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। स्टेज बी में क्या है,
कानून और व्यवस्था विन्यास जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति का मानना होता है कि नियम और कानून जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चलाए गए हैं, इसलिए इन्हें संरक्षित करने योग्य है। मतलब ऐसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके व्यक्ति इन्हीं के आधार पर सारे जो है सामाजिक व्यवस्था चलती है, और ऐसे नियमों का कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चरण में बच्चे जो है आत्मनिर्भर होते हैं, याद रखिएगा, और बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं, याद रखिएगा। तो किसी भी बच्चे को जो है जो भी व्यवस्था और नियम बनाए गए हैं, जो भी कानून है, उनके दायरे में रह करके बच्चा जो है कार्य करने का कोशिश करता है। याद रखिएगा, जो गलत है वो गलत है, जैसे चोरी करना गलत है तो गलत है, उसके लिए फिर वो सही किसी भी रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर परंपरागत जो है लेवल है जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये तीसरा लेवल है। यहाँ पे हमने आपको 2 लेवल समझा दिया। तीसरा कन्वेंशनल लेवल है उत्तर परंपरागत, इसको हिंदी में अगर कहें दूसरा शब्दों में तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यही लाइन कि नैतिकता, मैंने आपको बताया था कि प्री कन्वेंशनल लेवल में जो नैतिकता होती है वो बाहरी कारणों से उसे मिलती है। बाहरी का मतलब है माता पिता के द्वारा उसको सीख मिलती है, उसके बाहर उसके रिश्तेदारों से जो मिलती है, उसके पास के पड़ोस के लोग जो उसको सिखाते हैं, उसके स्कूल वाले जो सिखाते हैं, उसको नैतिकता वहाँ से मिलती है। अब हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या बात कर रहे हैं कि नैतिकता उसको आंतरिक कारणों से मिलती है। मतलब बच्चा जो है इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आप नैतिकता की समझ रखता है, उसको सही और गलत की समझ है। ठीक है, और उस नैतिकता को ही वो फॉलो करता है। तो नैतिकता उसके आंतरिक कारणों से मिलती है, जो उसने सीखा है अब तक, उसी से वो ज्ञान अर्जित करता है और सही और गलत में पहचान कर लेता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल रट लेना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल हूबहू पुट टू द पॉइंट ऐसे ही लिख के पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यक्ति जो है अपने समाज के दृष्टिकोण से ऊपर चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो बातें कही गई हैं, जैसे कि जैसे मुझे अगर घर में कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाना है, तो मैं सीधा कहता हूँ कि भाई मुझे क्या मतलब है इससे, बाल कटाने का किसी धार्मिक चीज़ से क्या लेना देना, बाल है वो तो मैं तो कटाता हूँ, सिंपल सी बात है। तो समाज के दृष्टिकोण, समाज ने कोई नियम बनाए हैं, वो ज़रूरी तो नहीं कि वो सही हो, तो उन नियमों को भी वो तोड़ने का प्रयास करने कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे समाज के दृष्टिकोण से ऊपर चला गया है। मैं आपको सार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इस चरण में आकर जो है व्यक्ति जो होता है, वो बच्चा जो होता है एक तरीके से सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करता है। देखिए, आपने क्या कहा, मैं भी उसकी वैल्यू रखता हूँ, सही और गलत की पहचान तो मुझे है, और मुझे अपना दृष्टिकोण भी देखना है। मैं अपना नैतिकता के आंतरिक गुण मेरे अंदर डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आपकी भी बातों को मैं समझने की कोशिश करता हूं, और आपकी जो है भावनाओं को, आपके भी दृष्टिकोण को जो है महत्व देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके पॉइंट को सुनने की कोशिश ही नहीं। तो इस स्टेज में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में यहाँ पे एक चीज़ होती है कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी वो महत्व देता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, उस पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो किस स्टेज में जो है बच्चा जो है दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व देता है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चा जो है दूसरे के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये नैतिकता का कौन सा स्तर है, तो यहाँ पे ये जो है नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चा देखिए उच्चतम स्तर क्या है, एक तो उसके आंतरिक कारणों से, मतलब वो स्वयं से सोच ले रहा है कि नैतिकता सही है क्या गलत में वो पहचान कर ले रहा है। दूसरी बात, वो दूसरे के दृष्टिकोण को भी महत्व दे रहा है कि भाई दूसरे के वो बनाए हुए नियमों को भी फॉलो कर रहा है ना, उनको सही करने का भी कोशिश कर देगा अगर वो गलत है। तो यहाँ पर जो है नैतिकता का उच्चतम स्तर जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, ये आपको बिल्कुल रटने हैं, याद रखना है। ठीक है, अब हम इन दोनों जो है स्टेजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2 स्टेजेस के नाम है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इस चरण में क्या होता है, इस चरण में बच्चा जो है ऐसे नियमों को खारिज करने का प्रयास करता है जो सामाजिक रूप से गलत है। ठीक है, वो जो सामाजिक रूप से गलत है उन चीज़ों को जो है कोशिश करता है कि जो है उसको बदल दिया जाए। अब आप देखिए, अगर जो है जो चीज़ें सही होती हैं पहले, और आप देखिए कोई भी कानून बनता है तो एक समय वो कानून सही होता है, फिर उसमें जो है अमेंड हो जाता है, फिर अमेंडमेंट होता है, उसमें संशोधन होता है, तो वो संशोधन करके जो है हम उस कानून को बदल करके दूसरी चीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे एक तरीके से हम कहें कि बच्चा ऐसे नियमों को खारिज करने का प्रयास करता है जो सामाजिक रूप से गलत है, मतलब बच्चा वही करेगा जो उसको सही लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो उसको सही लगता है, अगर नियम कोई भी समाज के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, अगर उसको लगता है कि ये समाज के द्वारा बनाया गया नियम गलत है, तो उस चीज़ को वो खारिज कर देता है, उस चीज़ को गलत कर देता है। ठीक है, हमने अक्सर आपने जो है धार्मिक परिवेश में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। कई बच्चे जो है, जैसे हम ही लोग हैं, जो है धार्मिक बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश, अगर हमसे कोई कहे कि समाज के नियमों को, अगर देखे हमारे यहाँ बलि नहीं दी जाती, मैं एक 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 छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो सामाजिक रूप से हमारे यहाँ बलि नहीं दी जाती उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में पूजा पाठ में बलि दी जाती है। तो अगर यहाँ का बच्चा वहाँ जाए तो उन नियमों को वो खारिज कर देगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो चीज़ें बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे वो बच्चा जो है सोशल ओरिएंटेड जो है स्टेज में होगा, यहाँ पे इस चीज़ के स्टेज को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जो है स्टेज में बच्चा जो है सामाजिक नियमों को खारिज कर देता है और वो अपने ही बनाए हुए नियमों पर चलने की कोशिश करने लगता है। मतलब जो उसको सही लगेगा वो सही है, जो उसको गलत लगेगा वो गलत है, क्योंकि वो नैतिकता का आंतरिक कारणों से उसको निर्धारित हो जाती है, उसको सही और गलत की पहचान है, उसका नैतिकता का जो है उच्चतम स्तर है। ठीक है, उच्चतम स्तर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नैतिकता की हद को भी पार कर जाएगा, वो अपनी हद में रहेगा। नैतिकता का एक लिमिटेशन है। जैसे अब नैतिकता है, अब उसको पता है कि किसी गरीब की मदद करना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर में अपने घर में चोरी करा लेगा और उसको बिल्कुल जो है मतलब एक लिमिट से ऊपर चला जाएगा। तो भाई उसको खाना खिला देगा। नैतिकता का यही है, उसके जो है भावनाओं को देखेगा कि भाई उसके कपड़ा नहीं है अगर, है ना, तो वो कपड़ा पहना देगा। ऐसा नहीं कि भैया मेरे घर आओ और मेरे घर में आप रहा करो, तो इस तरीके के नहीं है। अपनी हद में रह करके वो नैतिकता के अपने उच्चतम स्तर में रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टेज बी है, जो इसको कहते हैं सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, इंग्लिश में अगर कहें तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, इस चरण में बच्चे ऐसे नियमों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं। तो यूनिवर्सल एथिकल जो ऐसे नियमों को जो है फॉलो करने का प्रयास करता है बच्चा, जो शाश्वत सत्य हैं, जो मतलब सत्य हैं और यूनिवर्सल रूप से सत्य। जैसे चोरी करना पाप है तो वो सबको पता है कि चोरी करना गलत है, हत्या करना गलत है तो गलत है, हिंसा करना जो है गलत है, किसी को मारना गलत है। तो इस तरीके के जो नियम होते हैं, जो शाश्वत सत्य होते हैं, जो कि बात सत्य है। आप किसी भी व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि क्या किसी को मारना गलत है या सही है, तो वो कभी कोई भी ये नहीं कहेगा कि मारना, किसी को जान से मार देना या किसी को बेवजह परेशान करना वो सही है। वो उस चीज़ को वो कहेगा वो गलत है। एक तरीके से जो है इस चरण में बच्चा जो है सबका भला देखता है तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना जो है दूसरों का भला करता है। अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल रट लेना है कि किस स्टेज में जो है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, मतलब इस स्टेज में आकर के क्या होता है, बच्चा कोशिश करता है कि सबका भला हो जाए, है ना, और यहाँ तक कि अपने को जो है अपना भी परवाह नहीं करता। जैसे इस स्टेज में जैसे क्या होता है, जैसे सिपाही होता है, देखिए दूसरे का कोशिश करता है, अपनी जान की परवाह किए बिना भी जो है वो लड़ जाता है। या फिर सिपाही कह लीजिए, या फिर सैनिक कह लीजिए, या फिर भगत सिंह का एग्जाम्पल ले लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, कृष्ण के सार, ये सबका भला देखते थे। तो ये एक तरीके से यहाँ पे तो इनके बनाए हुए जो नियम होते हैं, इनके बनाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है बच्चा। ठीक है, मतलब बड़े लोगों के बनाए हुए नियमों पर चलने की कोशिश करता है। ये पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि इस स्टेज में बच्चा जो है बड़े लोगों के नियमों पर चलने की कोशिश करता है, इनके बनाए हुए नियमों पर चलने की कोशिश करने, इनके बनाए हुए विचारों को फॉलो करता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, जिसके 6 स्टेजेस थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा। अब देखते हैं इसकी आलोचना किसने की थी, और आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, इसकी आलोचना भी बहुत हुई। इसकी आलोचना क्यों हुई, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो सिद्धांत है लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। इन्होंने जो है ज़्यादातर जो भी एग्जाम्पल दिए पुरुषों पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब देखिए, कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जब सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी, और 6 स्टेजेस में जितने भी इन्होंने उदाहरण दिए थे, उन सभी उदाहरण में इन्होंने पुरुषों के ही एग्जाम्पल दिए थे।
तो पुरुषों के एग्जाम्पल देखिए, पुरुषों का जो है सोच जो होती है वो डिफरेंट होती है औरतों से, उनका जो है भावनात्मक अलग होता है औरतों से। पुरुषों का जो भावनात्मक अलग होता है, औरतों का अलग होता है। वो एक ही सिचुएशन में पुरुष अलग तरीके से सोचते हैं और औरतें जो है अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा माना जाता है। तो देखिए ये लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित था, तो याद रखिएगा लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित था। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे जो नहीं नोट है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसकी आलोचना किसने की थी, तो कैरोल गिलिगन, इनका नाम याद कर लीजिए, शायद आपसे पूछ ले, कैरोल गिलिगन। तो कैरोल गिलिगन ने जो है, इन्होंने जो है इसकी जो है आलोचना की थी, इनके विकास के सिद्धांत की। तो कैरोल गिलिगन ने जो है, एक तो पहली बात इन्होंने इनको कहा था कि ये लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा था आयु पूर्वाग्रह। इन्होंने ज़्यादातर जो भी बात कही वो 10 से 14 वर्ष तक के ही बच्चों तक के लिए इन्होंने सीमित रखा, क्योंकि भाई देखिए इनका मानना था, गिलिगन भाई साहब का मानना था कि बच्चे जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं उनका नैतिक विकास का स्तर भी बढ़ता जाता है और डिफरेंट तरीके से भी बढ़ता जाता है और सोच भी बदलती जाती है। तो आयु पूर्वाग्रह पर आधारित था। इन्होंने जो है एग्जाम्पल ही जो है जो सेट किया, उन्होंने कम उम्र के बच्चों तक एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। उसके बाद जो है कोलबर्ग ने जो है सांस्कृतिक पहलुओं को महत्व नहीं दिया, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। तो कोलबर्ग ने जो है ये जो है सांस्कृतिक पहलुओं को इन्होंने नज़रअंदाज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये सिद्धांत जो है पश्चिमी जो है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, मतलब अमेरिकी सभ्यता पर ज़्यादा जो है टिका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पश्चिमी सभ्यता पूर्वी की सभ्यता दोनों अलग अलग है, तो वहाँ पे जो है इस चीज़ को जो है इन्होंने जो है ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है उनके हाव भाव और उनके सारी चीज़ों को जो है पश्चिमी सभ्यता पर जो है ये इनका टिका हुआ था, ये जो थ्योरी थी। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। अब आ जाइए एक चीज़ें जो होती हैं जो कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंध में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लीजिए। देखिए ये एक परिभाषा के रूप में है, आपसे एग्ज़ाम में आमतौर पे जो है पेडागॉजी के रूप में आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि नैतिकता क्या है, नैतिकता के बारे में क्या समझते हैं। तो एक कोई सिनेरियो आपको जो है दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे क्या इस बच्चे को जैसे एक बच्चे को जो है नैतिकता कैसे सिखाई जा सकती है ना। तो इस तरीके का आपसे पूछा जाएगा। तो नैतिकता सिखाने के लिए आपको किताबों का इस्तेमाल करिए, उसको डांट के नैतिकता के बारे में समझाइए, या फिर ऐसी सिचुएशन में रखते जाइए जो है बच्चा जो है अपने आप जो है उस सिचुएशन में पढ़ते हुए जो है नैतिकता सीखेगा। इस तरीके का कुछ जो है कोई पेडागॉजी में क्वेश्चंस आते हैं जो इन शब्दावलियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये नैतिकता है क्या, पहली बात जमन, तो मोरालिटी क्या होती है। तो नैतिकता जो होती है किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में व्यवहार करने के तरीके को परिभाषित करती है। नैतिकता की अवधारणा एक समाज की संस्कृति और धर्म पर आधारित होती है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि नैतिकता जो होती है वो किसी व्यक्ति की जो है स्थिति में जो व्यवहार होता है, मतलब उसका सही और गलत में जो पहचान करने का तरीका होता है, जो वो सही और गलत में पहचान करता है, क्या सही और क्या गलत में, है ना। तो इस चीज़ को जो है व्यवहार करने के तरीके को ही जो है नैतिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब नैतिकता की जो अवधारणा होती है एक समाज में जो होती है वो संस्कृति और धर्म पर टिकी होती है। जैसे हमारे यहाँ हमारे यहाँ जैसे किसी जो है पूजा पाठ में जो है मांस का यूज़ नहीं किया जाता है, अन्य धर्म किसी और धर्म में जो है मांस का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी जैन धर्म में जो है मांस का तो बिल्कुल ही भी जिक्र भी नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जो है नैतिकता की अवधारणा समाज और संस्कृति पर और जो है धर्म पर टिका होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंज की दुविधा वाला जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा कि जो है हिंद की दुविधा जो है को जो है हिंज की दुविधा के रूप में जो है किसने परिभाषित किया था, है ना। तो किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। तो ये आपको बताना होगा कि जो ये दुविधा वाला जो क्वेश्चन है ये परिभाषित किया था कोलबर्ग ने। अच्छा ये हिंज की दुविधा है क्या, तो ये एक जो है कहानी है, ध्यान रखिएगा ये एक स्टोरी है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं आपको सिर्फ केवल बताना चाहता हूँ। तो ये स्टोरी है क्या, आपसे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो थ्योरी देते हैं कोलबर्ग, जब थ्योरी देते हैं तो एक जो है थ्योरी देते वक्त इन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है सिनेरियो रखा सबके बीच में, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस में बुला के उन्होंने कहा कि एक जो है इन्होंने स्टोरी दी, एक तरीके से जो है एक स्टोरी सुनाई, और स्टोरी के बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनसे सबसे क्वेश्चंस का जवाब मांगा।
उस जवाब के आधार पे इन्होंने जो है ये पूरे जो है 6 स्टेजेस उन्होंने निकाले थे, ठीक है, कोलबर्ग ने। तो ये स्टोरी थी कि देखिए एक हिंज भाई साहब थे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, आप ऐसे ही लिख लीजिए। हिंज थे और इनकी एक पत्नी थी। पत्नी जो है कैंसर से पीड़ित थी और बीमार थी। पत्नी बहुत बीमार थी, यहाँ पे बीमार लिख दे रहा हूँ बस केवल सार समझने, बीमार थी। अब बीमार थी तो इनको जो है डॉक्टर ने एक दवा लिखी, और दवा जो थी वो बहुत ही महंगी दवा थी। महंगी दवा थी, इतनी ज़्यादा महंगी दवा कि ये जो दवा लेने गए एक दुकान, तो दुकानदार ने इनको दवा देने से मना कर दिया क्योंकि पैसा इनके पास था नहीं, इनके पास जो है पैसा था नहीं, ठीक है। दवा वो महंगी दे रहा था एक तरीके से समझ लीजिए दुकानदार, अब पैसे इनके पास थे नहीं। तो जब वो महंगी थी तो इन्होंने क्या हुआ, रात में इन्होंने चोरी कर लिया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने रात में चोरी कर ली, ठीक है, चोर। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन चोरी कर लिया, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हिंज को इस सिचुएशन में आकर के चोरी करना गलत था, चोरी करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, पहली बात इन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन था कि चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं, हिंज को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, पहला क्वेश्चन था। अगर जो है कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, ठीक है, तो जैसे कि हिंज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो जो भी उन्होंने किया क्या वो गलत किया, ठीक है, गलत किया। अगर वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता तो जो भी किया क्या वो करता, मतलब एक तरीके से अगर हिंज जो है अपनी बीवी से प्यार नहीं करता तो जो उन्होंने चोरी किया तो क्या वो करता ये चोरी, तो इसका मतलब है कि प्यार भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर हिंज की पत्नी ना होती, इसकी जगह इसका पड़ोसी होता, तो क्या ये चोरी करते, इस पर भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि बाहरी व्यक्ति का होना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या यहाँ पे, ठीक है। या फिर जब यहाँ पे इनकी वाइफ की अगर मान लीजिए पत्नी को जो है दवा नहीं मिली, दुकानदार ने दवा नहीं दिया, पैसा, क्योंकि पैसा दुकानदार को पैसा नहीं, भाई दुकानदार पैसा, दुकान खोल रखा है तो उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो है दवा चोरी नहीं करता और वो वापस चला जाता घर और इसकी पत्नी मर जाती, तो क्या पुलिस जो है दुकानदार को अरेस्ट करती, मेडिकल शॉप वाले को अरेस्ट करती। तो ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, इसका जवाब इन्होंने मांगा था, इस जवाब के आधार पे ही इन्होंने ये थ्योरी पूरी दी थी, जो आपने ये जो है 6 स्टेजेस जो है आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए एक नया जो क्वेश्चन आपसे जो टर्म आपको शब्दावलियों में पूछा जाता है, नैतिक द्वंद्व क्या होता है, नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा कह लीजिए, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें निर्णय के लिए दो या अधिक जो है नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है। जैसे माता पिता में आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसे नैतिक दुविधा कहते हैं। हम एक तरीके से कह लीजिए कि दो सही चीज़ों में हमको चुनना होता है, दो या अधिक सही चीज़ें होती हैं, हमको चुनना होता है कि हमें किस चीज़ को उठाना है। जैसे आपके पास एक बेहतर एग्जांपल दी है, माता पिता में आपसे, बच्चे से अगर आप पूछिए कि बेटा सबसे ज़्यादा माता पिता में से आप किससे प्यार करते हो, तो वो नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि मैं किसका जवाब दूँ, क्योंकि मैं तो दोनों से प्यार करता हूँ, है ना। उससे आप जितना भी कोशिश करते तो वो आप पूछते नहीं बेटा किसी एक का नाम बताओ, तब भी वो हंस हंस के बड़ी मुश्किल से किसी एक का नाम दे देगा, लेकिन वो पता है उसको इंटरनली कि वो दोनों से प्यार करता है। जैसे एक छोटे बच्चे को एक आइसक्रीम रख दी जाए और एक और आइसक्रीम रख दी जाए या चॉकलेट रख दी जाए, उससे पूछा जाए कि क्या खाना है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसकी दोनों फेवरेट चीज़ें, उसको किसी एक चीज़ को चुनना है, तो दो सही चीज़ों में उसको चुनना है। तो ये उसको कहते हैं नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा, जिसे इंग्लिश में कहें तो मोरल डायलेमा कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम हिंज के रूप में देखें तो यहाँ दुविधा पड़ रही है ना, तो अगर हिंज जो है, यहाँ पे प्रश्न देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हिंज जो है चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर देगी। तो यहाँ पे दुविधा वाली बात हो गई कि नहीं। अगर यहाँ पे वो चोरी नहीं कर रहा है तो उसकी बीवी मर रही है, और वो चोरी कर रहा है तो वो जेल में जा रहा है, जेल में बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दुविधा वाला जो है सवाल यहाँ पे बैठता है कि दो सही चीज़ों में किसको चुनना है। तो एक जो है एक ऐसी जो है सिचुएशन पड़ जाती है कभी कभी जीवन में कि आपको किसी दो सही चीज़ों में किसी एक चीज़ को चुनना होता है, तो आप किस चीज़ को चुनेंगे। तो कोई भी चीज़ चुनेंगे तो दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं वो छूट जाएगी, आपके जीवन में तकलीफ देगी। तो ये चीज़ को है, तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नैतिक तड़कना अब आती है। तो यहाँ पे मोरल रीजनिंग किसे कहते हैं।
जैसे किसी कार्य को सही या गलत बताने के लिए सामान्य सिद्धांतों पर तर्क करना ही नैतिक तर्कणा कहलाता है। ठीक है, तो सही और गलत में निर्णय करना और निर्णय करके जो है सही की तरफ जाना, यही होता है नैतिक तर्कणा। तो यहाँ पे सही बताया, सही या गलत बताने के लिए सामान्य सिद्धांतों पर तर्क करना और फिर तर्क करने के बाद उस सही जगह पे चले जाना, उस सही चीज़ को चुनना, वही होती है नैतिक तर्कणा। यहाँ पे रीजनिंग आपने कहा कि सही और गलत में आपने तर्क लगाया कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर आपने सही चीज़ को चुन लिया या गलत चीज़ को चुन लिया, तो आपकी रीजनिंग आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंज के रूप में अगर हम क्वेश्चन पूछें तो हिंज ने अपनी, देखिए नैतिक तर्कणा की बात हो रही, तो सही और गलत में उसने सामान्य सिद्धांतों को तर्क करने उसने किया। उसने देखा कि मेरी पत्नी मेरी बीमार है और वो मर जाएगी अगर उसको दवा नहीं मिलेगी, तो पत्नी की जान बचाने के लिए उसने चोरी करने का जो है फैसला लिया। ठीक है, उसने ये उसने अपनी जो है मतलब एक तरीके से कही जाए तो वो सही और गलत के निर्णय में सही की ओर जाना ही उसके लिए नैतिक तरीका, तो ये उसके लिए सही लगा। ठीक है, चोरी करना गलत है, लड़ाई झगड़ा गलत है, ये हम सबको पता है, लेकिन अगर हमारी जो है किसी की व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें चोरी करना पड़े तो वो सही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न है जो आपको जो है जानने चाहिए, जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको जो है पूरी बात बता दी कि लेवल में अगर जवाब पूछा जाए कि दवा नहीं है, उसको चुराना चाहिए तो नहीं चुराना चाहिए, गैर कानूनी, क्योंकि चोरी तो गैर कानूनी है ना। अगर चुरा लेनी चाहिए तो अच्छे पति के रूप में पत्नी की जान बचानी जरूरी है उस भाई उसकी, है ना। और सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो समाज में बताई जाती है कि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, ये दूसरे स्टेज में हो रहा है। उसके बाद अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें तो जो है सामाजिक ओरिएंटेशन में तो दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि जीवन सही है। देखिए बच्चा वही करेगा जो सही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे चुराना गलत था, लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसने चोरी कर ली। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि सामाजिक नियम अगर गलत है तो भी उसे बदलने का प्रयास करेगा, सुधार करने का प्रयास करेगा। तो किसी ने कहा कि चोरी करना गलत है, लेकिन उसकी जगह उसने देखा कि तीसरे स्टेज में कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी पत्नी के जीवन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चोरी करूँगा। चुराना, दवा चुराना हो गया, है ना। तो ये चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। कोलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की अवस्थाएं जो है कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे जो है कितनी अवस्थाओं की बात हो रही है, यहाँ पे 6 अवस्थाएं हैं। अगर हम बात करें तो 3 लेवल हैं, 3 लेवल 6 स्टेजेस है। ठीक है, जिसको हम चरण कहते हैं, अवस्थाएं कहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के जो है कितने स्तर हैं, तो स्तरों की बात करें तो कितने स्तर बताए गए हैं, तो इन्होंने जो है स्तर बताए गए हैं 3 टोटल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, याद रखिएगा, चीज़ को भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो है कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के जो है कौन सा जो है इससे संबंधित है, कौन सा चरण जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो है, यहाँ पे देखिए प्रोत्साहन की मांग कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, जो भी उसको प्रोत्साहन मिलता है उसके माता पिता उसको बाहर से मिलता है। तो यहाँ पे जो है घरेलू कार्य करने के लिए वो प्रोत्साहन की मांग कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको नैतिकता की जो है बाहर से मिल रहा है। तो ये जो चरण था वो प्री कन्वेंशनल लेवल था, पोस्ट प्री कन्वेंशनल लेवल चरण पहला चरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार जो है किस अवस्था में नैतिकता जो है बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि नैतिकता बाहरी कारणों से मिलती है, तो ये है पूर्व पारंपरिक जो है अवस्था, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। ये बच्चा जो है कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की जो है किस अवस्था में जो है अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका देखिए, तो इसका सही आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण जिसे कहेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। चलिए, अच्छा ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण किस जो है लेवल में आए, तो ये है लेवल नंबर 3।
ठीक है, जिसे कहते हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सोशल ओरिएंटेड जो है स्टेज इसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। बच्चा वही करेगा जो उसे सही लगेगा, या फिर जो है कह लीजिए कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तू मेरे लिए कर दे तो मैं तेरे लिए कर दूंगा, ये चीज़ें रहती हैं। सामाजिक नियमों को गलत कह सकता है अगर उसको लगेगा कि इसमें सुधार करना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास इंगित करता है, ये किस जो है स्टेजेस में है, तो ये है कन्वेंशनल लेवल जिसे कहते हैं परंपरागत नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल, ये है लेवल नंबर जो है 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे जो है एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान की भावना दर्शाते हैं, दोस्तों के प्रति वफादार रहते हैं, लॉयल रहते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, जो भी करते हैं बिल बांट करने की कोशिश करते हैं, खाते पीते सब ऐसा जो है परंपरागत नैतिकता में रखते हैं। ठीक है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल जो है वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने की सजा जो है मिलने का डर था। उसको डर की बात हो रही है यहाँ पे, तो डर और आज्ञा पालन वाली बात हो रही है। देखिए उसने ये पेंसिल चुराई, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है अगर मैंने चोरी कर लिया और मैं पकड़ा गया तो बहुत मार खाऊंगा, डांट खाऊंगा। तो यहाँ पे जो आज्ञा पालन का भाव आ रहा है, जो ये डर वापस आ रहा है, तो ये जो डर का भाव है, तो डर के भाव है पूर्व परंपरागत स्टेज में, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, लेवल नंबर ये है 1। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश डैश जो है किस चरण को दर्शाता है, तो दूसरे लोग जो है इसे जो है स्वीकृति देते हैं, तो ये कौन सा जो है, ये है प्रथागत जो है स्टेज, ऑप्शन डी होगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर जिसे कहते हैं पारंपरिक नैतिकता, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, इसकी तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? पारंपरिक अवस्था जिसे कहते हैं, दूसरे स्तर की बात हो रही है कि तीसरी अवस्था को, तो यहाँ पे बात हो रही है कि तीसरे स्टेज को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, देखिए मैंने अभी आपको बताया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा स्टेज है ये स्टेज नंबर जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, और उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और आदेशा पालन, ये चौथा नंबर है यहाँ पे अगर हम बात करें। ठीक है, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, नेक्स्ट पॉइंट। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो देखिए, नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोध कार्य, या फिर बच्चों के सामने ऐसी नैतिक दुविधाएं रखी गई और फिर अनुक्रिया किया गया, उनको ने उसको जानने का प्रयास किया। तो नैतिक दुविधा मैंने आपको बताया था कि दो सही चीज़ों में एक चीज़ को चुनना हो, माता पिता में किसे चुनेंगे, जैसे चॉकलेट और आइसक्रीम में किसे चुनेंगे, तो इस चीज़ को जो है इन्होंने जो है इस तरीके से इन्होंने अध्ययन किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी है बिल्कुल राइट। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो है नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यदि वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते हैं तो उन्हें बदलने के लिए भी कोशिश करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, नियम के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नियम सही नहीं है, नियम गलत है, तो उनको बदलने का भी प्रयास किया जाता है। तो बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है, तो एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये है तीसरा लेवल, ध्यान रखिएगा, जिसे कहेंगे हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और ये तीसरे लेवल का जो है स्टेज नंबर ए है। याद रखिएगा, स्टेज नंबर ए है, या फिर हम कह लीजिए स्टेज नंबर 2, 2, 4 एक पांचवा नंबर है एक तरीके से, या फिर कह लीजिए। ठीक है, और इसका जो है अगर हम छठवें स्टेज बी की बात करें और इसका छठवें स्टेज की बात करें, तो जिसे कहते हैं यूनिवर्सल इथिकल स्टेज। याद रखिएगा, चीज़ को समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरोल गिलिगन द्वारा प्रस्तावित लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचना निम्नलिखित में से की है। तो यहाँ में मैंने आपको बताया था कैरोल जो गिलिगन थी, इन्होंने जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो है आलोचना करी थी। इन्होंने आलोचना का जो बात कही थी वो थी पुरुषों के पक्ष में, जो है उन्होंने कहा था कि ये जो है पुरुषवादी बातें जो है ज़्यादा है, लिंग आधारित है,
लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। सबसे ज़्यादा इन्होंने एग्जाम्पल जो है पुरुषों पे दिए थे और लड़कियों को जो है नज़रअंदाज किया था, स्त्रियों को नज़रअंदाज किया था, सांस्कृतिक पहलुओं को नज़रअंदाज किया था। तो इन्होंने तर्क दिया था कि ये सिद्धांत पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती है, क्योंकि इन्होंने जितने भी न्याय पर आधार इन्होंने इसमें जो है देखभाल की अपेक्षा न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार जो है सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के में शामिल जो है चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कि सही और गलत में निर्णय लेना है और फिर निर्णय लेकर के हमें उस तरफ जाना है जो सही है ना, हमको क्या सही लगता है इसी की बात कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे नैतिक तर्कना, या फिर हम कह लीजिए नैतिक तर्क करना। तो नैतिक तर्क जो होता है इसको कहते हैं ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार जो है शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो जो है एक टीचर जो है नैतिक मूल्य का विकास करता है। धार्मिक शिक्षा के महत्व या देखिए तो नैतिक मुद्दों पर जो है उन्हें शामिल करके उन पर चर्चाओं करके जो है बच्चों को नैतिक मूल्य का विकास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। बस जो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, टॉप क्लास के क्वेश्चंस हैं, यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने मेरी बातों को गौर से सुना है, समझा है इस चीज़ को, तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। और 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और बिना ज़्यादा मेहनत किए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। टू द पॉइंट, सिंगल पॉइंट्स में मेरे नोट्स बनाइएगा, अपने काम आपके एग्जाम के वक्त काम आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट था वो मैंने आपसे पहले कहा था कि 10 लाइक्स का टारगेट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला वीडियो आपको जो है कल फिर मिलेगा। मैं आपको डेली इसी चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड पेपर्स आपको कराता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।